हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, एनर्जी बैंड्स क्या होती हैं और ओवरऑल हम लोग इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मतलब चालक, अर्धचालक और अचालक के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्या होता है? हम लोग को हमेशा से एक बात बताई जाती है, चालक वो होता है जिसमें करंट आराम से फ्लो हो सके, अचालक जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, और अर्धचालक इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी सॉलिड का क्लासिफिकेशन मतलब उनका वर्गीकरण इन्हीं तीन प्रकार से किया जा सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। तो अगर मैं आपको एक सॉलिड पकड़ा दूं, अब अगर मैं आपको एक सब्सटेंस दे दूं और बोलूं बताइए आप ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर, तो आप कैसे बताओगे? तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली देख के तो बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हमारे पास एक होती है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड किसी भी सॉलिड के क्लासिफिकेशन मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग अगर हमें क्लासिफाई करना है सॉलिड्स को इन तीनों में, तो बैंड थ्योरी उसके लिए क्या करती है? हेल्प करती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने से पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानने से पहले हमें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है क्या। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। तो द रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, आप तो इतना जानते ही हैं कि हर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब हर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ठीक है। और जैसा कि बोर साहब ने कहा था, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी सब्सटेंस में होता क्या है? उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, और अगर एटम है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे होते हैं। अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो बोर साहब ने क्या बताया था? बोर साहब ने कहा था कि हर एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है। क्या बताया था उन्होंने? कि हर एक सेल में अगर कोई फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनकी एनर्जी का रेंज निकाला जाए, ठीक है, तो वही रेंज किसी भी सॉलिड में क्या होता है? एनर्जी बैंड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक न्यूक्लियस है बीच में। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है जो कि पॉजिटिव है। इससे R1 डिस्टेंस पे मैंने एक पहला सेल बनाया है, R2 डिस्टेंस पे बनाया है दूसरा सेल, और ऐसे ही R3 डिस्टेंस पर है ये तीसरा सेल, ठीक है। तो आप यहां बगल में देख सकते हैं, मैंने R1 डिस्टेंस पे जो सेल है उसमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उनकी एनर्जी को मैंने लिखा है E1 से, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है E1 से। और ऐसे ही R2 जो सेल है, R2 डिस्टेंस पर जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को मैंने बताया है E2 से, और ऐसे ही R3 सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को मैंने बताया E3 से। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया मैंने। मतलब बोर के अकॉर्डिंग कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी E1 होगी, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी E2 होगी, थर्ड ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी E3 होगी, जो कि फिक्स होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें कोई एक ही एटम तो होगा नहीं, कि एक एटम हो और उसमें एक ही न्यूक्लियस हो और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बहुत सारी ऑर्बिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, ओवरऑल क्या होता है कि जो एनर्जी आपको मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन की, वो, या ऐसे कह सकते हैं आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट, जिस सबके फर्स्ट ऑर्बिट ले लीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या सेकंड ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट नहीं होती, वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। उनके लिए हमें बैंड बनाना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम और बनाया है। मैंने R1 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए एक एनर्जी बैंड बनाया है, थोड़ा सा रेंज लिया हुआ है
ऐसे ही R2 डिस्टेंस पर जो है उनके लिए मैंने एक दूसरा बैंड बनाया है E2, और जो R3 डिस्टेंस पे उनके लिए मैंने तीसरा बैंड बनाया है E3। तो एक्चुअली इनकी एनर्जी एक रेंज में होती है, वही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्या डेफिनेशन लिखा है? द रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का जो रेंज होता है वही क्या होता है? एनर्जी बैंड होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एनर्जी बैंड मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनर्जी बैंड होते क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बैंड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और सॉलिड में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हेडिंग दिया हुआ है इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड इन सॉलिड, मतलब एनर्जी बैंड में जो इंपॉर्टेंट किसी भी सॉलिड में जो इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो यहाँ लिखा है देयर आर नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड बट 3 ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी सॉलिड में बहुत सारे एनर्जी बैंड होते हैं लेकिन उनमें से 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट है वैलेंस बैंड, सेकेंड है कंडक्शन बैंड, और थर्ड है फॉरबिडन बैंड। जी हाँ दोस्तों, फिर से देख लीजिए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड, ये 3 बैंड किसी भी सॉलिड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये तीनों बैंड हैं क्या। ठीक है, तो अगर हम लोग वैलेंस बैंड की बात करें तो वैलेंस बैंड क्या होता है? तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है द एनर्जी बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। The energy band which is formed by grouping the range of energy levels of the valence electron, किसी भी सब्सटेंस में जो एटम होता है उसके चारों उस एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। तो ऑर्बिट्स मान लेते हैं कि कोई एक एटम है जिसमें 3 ऑर्बिट है, तो ये जो थर्ड ऑर्बिट होती है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये यही कह रहा है कि ऐसे जितने भी एटम हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग ग्रुपिंग करें, ठीक है, उनको इकट्ठा करें, तो उनकी जो एनर्जी का बैंड बनेगा वही क्या होता है? आपका वैलेंस बैंड होता है। क्या कहा मैंने कि अगर कोई सब्सटेंस हम लोग ले लें, उनके जितने भी एटम्स हैं सब एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वैलेंस ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं, उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनकी अगर ग्रुपिंग कर दी जाए और उनका जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी रेंज होगा, जो एनर्जी बैंड होगा, वही बैंड क्या होगा? आपका वैलेंस बैंड। ओके फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वैलेंस बैंड इज प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड जो होता है वो हमेशा कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। इसका क्या मतलब है? इसका बस इतना सा सेंस होता है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स से उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मतलब अगर कोई 2 बैंड एक साथ आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और कंडक्शन बैंड में भी। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर हम लोग वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दें तो हो सकता है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड हैव लोअर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। एग्जैक्टली वही बात लिखी है जो मैंने अभी बताया आपको। क्या? कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है, कम होती है, किससे? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो वैलेंस बैंड है आपका, वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है उन इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम लोग ग्रुपिंग कर दें जो कि आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है, उनकी एनर्जी का अगर बैंड बनाए तो वही क्या होता है? वैलेंस बैंड। तो आउटर मोस्ट सेल जब भी होगा तो न्यूक्लियस से हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा इन कंपैरिजन टू बाकी जो सेल्स हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल या जितने भी सेल हैं, तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल क्या होती है? उनसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा। मतलब वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो वही चीज़ लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। ऐसा दोस्तों आप ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि सारे कंडीशन में ऐसा होगा। कंडक्टर में आप जरूर कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, बट इंसुलेटर में ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है,
तो यही था आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें हम लोग उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करते हैं जो कि वैलेंस सेल में होती हैं। वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंडक्शन बैंड की एनर्जी से कम होती है, इसीलिए वैलेंस बैंड को हमेशा कंडक्शन बैंड के नीचे बनाया जाता है। और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कंडक्शन बैंड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंडक्शन बैंड्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसकी पहली पॉइंट है द एनर्जी बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। मतलब अगर हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस लें जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्री स्टेट में है, ठीक है, पहले से ही वो क्या है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो उन अगर इलेक्ट्रॉन्स की ग्रुपिंग कर दी जाए तो उनकी जो एनर्जी होगी, उनके जो एनर्जी का रेंज होगा, उनका जो एनर्जी लेवल होगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो द एनर्जी बैंड वो एनर्जी बैंड विच इज फॉर्म जो कि बनता है किससे, बाय ग्रुपिंग द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल, उन एनर्जी लेवल के रेंज के से बनता है जो कि किसको ग्रुप करने पर बनाई जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनरली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी बट when external energy is applied the electrons in the valence band jumps in to the conduction band। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जनरली होता क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, मतलब वैलेंस सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम लोग इसको एनर्जी देते हैं, देखिए लिखा है बट व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो ये एनर्जी को लेते हैं और ये जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए कहा गया था कि जो वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है वो कंडक्शन बैंड से कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। वही बात इसका ठीक उल्टा लिखा है, जैसा कि हम लोग पढ़े कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उनकी एनर्जी क्या होती है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जी हाँ, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते, मतलब जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं तभी तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएंगे तभी तो वो कंडक्शन को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होते, वो एकदम फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में वो मूव कर रहे होते हैं। अब थर्ड है आपका फॉरबिडन बैंड, इसके बारे में जानते हैं। फॉरबिडन बैंड की डेफिनेशन है कि द एनर्जी गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सेपरेट कंडक्शन बैंड बाय सेपरेटिंग दीज टू एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन बैंड। मैं आपको एक डायग्राम जो कि पीछे बनाया था मैंने वो फिर से दिखा दूं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक डायग्राम है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का ये जो बीच में जो गैप है इसी गैप को कहते हैं फॉरबिडन बैंड। ओके, तो यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एनर्जी गैप वो एनर्जी गैप विच इज प्रेजेंट जो होता है कहाँ पे, बिटवीन द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ठीक बीच में होता है, जो कि इन दोनों एनर्जी बैंड को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन बैंड कहते हैं। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग वैलेंस बैंड बना रहे हैं और कंडक्शन बैंड बना रहे हैं तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप करने का मतलब होता है कि इनके बीच का ये जो गैप है, एनर्जी गैप ईजी, वो बिल्कुल नहीं होता, जीरो होता है। मतलब इनका जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, थोड़ी सी भी इनको एनर्जी मिलती है तो ये क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। बट इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है इनके बीच का ये जो गैप होता है फॉरबिडन बैंड, ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ईजी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और जो आपका ये वैलेंस बैंड है इनके बीच में गैप तो होता है लेकिन ये गैप कम होता है। कि अगर पहले क्या होता है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें या 0 केल्विन पे बात करें हम लोग, तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। लेकिन जब थोड़ी सी इनको एनर्जी दे दी जाती है नियर अबाउट 300 केल्विन पर, तो ये क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड क्या होता है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस वीडियो पर अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। अगर आप कोई टॉपिक जानना चाहते हैं जिसमें आपको डाउट है, या आप इसी टॉपिक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।